अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाज़रीन, मगरबी बलूचिस्तान में ईरानी फोर्सेस ने एक ही ख़ानदान के बहुत सारे अफराद को शहीद कर दिया। उसमें बूढ़े, बच्चे और जवान शामिल हैं। ये वाक़या क्यों पेश आया और ईरानी रजीम इतना खौफज़दा क्यों हुआ कि उन्होंने एक ही ख़ानदान के इतने लोगों को शहीद कर दिया? आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में अपना कमेंट बॉक्स में राय दें और घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये वाक़या कोई 10 दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है वो काफ़ी पुरानी है। ये मामला बेसिकली शुरू हुआ था शाह ईरान के दौर में, जब जुम्मा खान बलोच ने कुछ पॉलिसियों पर शाह ईरान से इख्तलाफ रखा। उस इख्तलाफ की बुनियाद पे जुम्मा खान को मुल्क बदर कर दिया गया या वो मजबूर हुए मगरबी बलूचिस्तान से निकल के अफ़गानिस्तान चले गए। बहरहाल इसके बाद शाह के साथ मुफाहमत हो गई और जुम्मा खान अपने ख़ानदान समेत दोबारा मगरबी बलूचिस्तान ज़ायदान आकर आबाद हो गए। जुम्मा खान के बाद बलोच खान के भी कुछ एतराज़ात थे ईरानी गवर्नमेंट पर, और इस वक्त खुमैनी का जो सो कॉल्ड इनकलाब है वो आ चुका था ईरान में। बहरहाल बलोच खान को तफ्तान में शहीद कर दिया गया। इस कत्ल के पीछे पासदारान इनकलाब की साजिश मौजूद थी। बहरहाल ये कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसकी वजह से शाहबख्श ट्राइब और ईरानी रियासत के दरमियान एक क्लेश बहरहाल मौजूद था और रंजिशें मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरता गया और ये मामला भी सर्द पड़ता गया। लेकिन 10 दिन पहले मलिक मोहम्मद शाहबख्श के साथ एक झड़प हुई थी ईरानी गजर फोर्सेस की। वो हुआ था ईरान के शहर किरमान में। उस झड़प में मलिक मोहम्मद शाहबख्श तो शहीद हुए और उसके साथ एक साथी भी उसका शहीद हुआ। चूँकि मलिक शाहबख्श अपने ट्राइब के और कबीले के सरबराह थे और मोतबरीन में शामिल होते थे, तो उनके ख़ानदान के लोगों ने इसका रद्द-ए-अमल दिखाया और एहतजाज किया। इस एहतजाज के बाद ईरानी रजीम फोर्सेस ने अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया और इनके घर पे जो है हमला कर दिया। ज़मीनी फोर्सेस के साथ साथ फ़िज़ाई फोर्स भी इस्तेमाल किया गया। चूँकि उमूमन जो ज़मीनी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें ईरानी फोर्सेस में इतनी जान नहीं होती, हमेशा मार खाती है, तो उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए उस घर पे। इस ड्रोन अटैक में मेहराब नाम का शख्स है जो वहाँ का मोतबर शख्सियत माना जाता है और मलिक मोहम्मद शाहबख्श के करीबी रिश्तेदार हैं, वो शहीद हो गए हैं और उनके साथ 2 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शहीद हुई हैं, क्योंकि घर पर ड्रोन हमला किया गया था। इस हमले के बाद मेहराब के भाई गुलाम जान ने पहाड़ों का रुख इख्तियार किया, क्योंकि उनको पता था कि अब उन पर भी हमला होने वाला है। तो उन्होंने पहाड़ों का रुख किया और झड़पें जारी रहीं पहाड़ों पे। इस वाक़या के बाद गुलाम जान ने बगावत की और पहाड़ों पे चला गया, क्योंकि मलिक मोहम्मद शाहबख्श गुलाम जान का बड़ा भाई था और मेहराब शाहबख्श वो गुलाम जान के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों के मारे जाने और शहीद होने के बाद गुलाम जान चूँकि इलाके में ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, तो उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पर पहाड़ों का रुख इख्तियार किया। तो उसके साथ उसका छोटा भाई बख्तियार भी शामिल थे। ये पहाड़ों पे थे, वहाँ पे फोर्सेस भेजी गई और 10 दिन तक ये झड़पें जारी रहीं। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब भी मगरबी बलूचिस्तान, ज़ायदान और गिरदोनवा में नवाई जो इलाके हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में फोर्सेस मौजूद हैं। पहाड़ी इलाकों में भी हैं, शहरी इलाकों में भी हैं। ज़ायदान को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पहाड़ी इलाकों को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हर जगह फोर्सेस वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जब मैंने मालूमात ली तो बताया गया कि कोई 8000 के करीब फोर्सेस इस्तेमाल किए गए हैं इस पूरे मामले में। इस 10 दिनों में लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है और पहाड़ी इलाकों में अब भी लड़ाई जारी है। और इतलात ये हैं कि ईरानी फोर्सेस को भी नुकसानात उठाने पड़े हैं और ईरानी फोर्सेस ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि उनके 6 से 7 लोग मारे गए हैं। अब ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि इस लड़ाई में
متضاد بہرحال خبریں ہیں کہ غلام جان اور اس کا بھائی مختار بھی شہید ہوئے ہیں، اور کل ملا کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لڑائی میں فورسز کے نقصانات تو ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں شاباش خاندان کے تقریباً کوئی 8 سے 9 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس معاملے کو 10 دن ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شمالی بلوچستان میں یا ہمارے ہاں کسی کو یہ پتہ ہو کہ اتنا بڑا واقعہ ان کے بالکل سرانے میں ہوا ہے۔ نہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کوئی احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے، نہ کوئی مذمتی بیان جاری کر دیا گیا ہے، یا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو عموماً کہتے ہیں ہم ایکٹیوسٹ ہیں، چیزوں پہ بڑا ایکٹیو رہتے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی موومنٹ نظر آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد کم سے کم یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو نیشنلسٹ خود کو کہتے ہیں، ان کا کم سے کم ایک احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے تھا۔ اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب تک کہیں سے کوئی احتجاج رد عمل کے طور پر سامنے نہیں آیا ہے۔ اگر یہ احتجاج ریکارڈ ہوتے اور مظاہرے ہوتے، دنیا کو پتہ چلتا کہ ایران میں ملا رجیم کس طرح اپنے ہی شہریوں کے خلاف ڈرون حملے کر رہا ہے، بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر رہا ہے، خواتین اور بچوں تک کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ بھی خواب غفلت برتی جا رہی ہے، اگر اس معاملے پہ اسی طرح خاموشی برتی گئی تو یہ معاملہ بھی گزشتہ تمام واقعات کی طرح ڈمپ ہو کے رہے گا، اور دنیا کو نہیں پتہ چلے گی کہ ایرانی رجیم اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایران میں ایک نظریہ چلتا ہے، وہ ہے ملائیت کا نظریہ۔ اگر آپ ملائیت کے نظریے کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا ہے، لیکن اسپیشلی بلوچوں کے خلاف یہ کارروائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ملا رجیم شیعہ نظریات کے لوگ ہیں اور وہاں کے جو بلوچ ہیں وہ سنی نظریہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ریاست کے خلاف ہے۔ ریاست کے خلاف ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں ریاست سے مخالفت کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ برحال اگر یہاں کے قوم پرست جماعتیں اسی طرح خاموش رہیں تو یہ واقعات اور بڑھتے جائیں گے۔ حالانکہ ان کے احتجاج سے تو اس طرح کے واقعات روکے تو نہیں جا سکتے، کم سے کم ایک احتجاج تو ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو ایرانی قونصلیٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، تاکہ اس معاملے کو دنیا تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ ایران میں تو میڈیا ویسی بین ہے، کم سے کم یہاں سے کوئی آواز اگر اٹھے تو بین الاقوامی برادری کو ایران کی ظالمانہ اور وحشیانہ عمل کا تھوڑا بہت کم سے کم پتہ چل جائے گا۔ جی ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔